तो मा इति इत्याकारकः अतो अम इति अपरः पक्षः। अनयोः पक्षयोः कस्य पक्षस्य साधुत्वं कस्य पक्षस्य औचित्यम् इति विचारः क्रियते। है कि नहीं? कस्य पक्षस्य औचित्यम्, तो मूल कारणे दीक्षित ने कहा म वस्तुतः मा इति पक्षः अतो मा अयमेव पक्षः ज्यायान् श्रेष्ठ श्रेयान्, है कि नहीं? अयमेव पक्षः उचित। कथम सिद्धांत कौमुद्याम भवद्भिः पक्षांतरम उपन्यस्तम अमिति, तो उन्होंने कहा तत्र प्राचाम अनुरोधे सः पक्षः प्राचाम अनुरोधः आसीत्, तादृशम् अनुरोधम् अंगीकृत्य अयं पक्षस्माभिः उद्भावितः। मदीयं तात्पर्यं कस्मिन् पक्षे वस्तुतस्तु इति शब्देन सः, है कि नहीं, स्पष्टयति। स्वकीयं तात्पर्यं वस्तुतस्तु इति पक्षेन स्पष्टयति यत् अतो मा इत्यस्मिन् छेदे मदीयं हार्दं वर्तते, तत्तु मदीयं हार्दं नास्ति। प्राचां मयि महान अनुरोधः आसीत्। प्राचां नहीं कहते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जब अनुरोध करेगा तभी कुछ कहने। तो मयि महान अनुरोधः प्राचाम आसीत्, तद अनुरोधेन मया सः पक्षः तत्र गृहीतः, है कि नहीं? ये पक्ष, अब म पक्ष में प्राचीनों ने एक पक्ष उठा दिया कि अतिजर्षम नहीं बने, है कि अतिजर्षम न सिद्धेत, तो अतिजर्षम की भी सिद्धि कर दिया। उन्होंने कहा कि अतिजर्षम भी बन जाएगा द्वितीय के वचने, क्योंकि माँ भी प्राप्त है और जरस भी प्राप्त है। अति अम अतिजर अम इत्यवस्थायाम माँ प्राप्त है पक्ष में और जरस आदेश भी प्राप्त है, बात में कि नहीं? तो इसने इन्होंने कहा परत्वात् जरस हो जाएगा। जब परत्वात् जरस हो जाएगा फिर माँ प्राप्ति नहीं और सन्निपात परिभाषा विरोधात लुक होगा भी नहीं। तो आप द्वारा सुझाया गया प्रयोग माँ पक्ष में बन रहा है, तो आपके द्वारा सुझाए गए प्रयोग की सिद्धि के लिए अम पक्ष करना ठीक नहीं आया। तो प्रथम एक वचने अतिजरम, द्वितीय एक वचने अतिजरसम, रूपद्वयम सुसाध, तदर्थम अमिति छेदः न कार्यः अपि तो अतो मा एतस्मिन् एव अर्थे अस्माकं हार्दम तात्पर्यम। यहाँ तक इन्होंने विवेचन कर। नागेश भट्ट का कहना है परेतु नागेश भट्टः कथयितुम् इच्छति त्वयि यत् प्राचाम अनुरोधः आसीत् तदनुरोधेन भवद्भिः मौलिके ग्रंथे यद् व्याख्यातम् तदेव समीचीनम्, मध्ये यद् किमपि व्याख्यातम् तत् सर्वं स्खलन मात्रम्, है कि नहीं? आप मध्य में पाला बदल दिए, छोड़ दिए, पक्षांतर में चले गए, वो वस्तुतः आपका पथभ्रष्ट था। प्राचाम अनुरोधेन जो सिद्धांत कौमुदी में आपने व्याख्यान किया वही ठीक था। अर्थात सिद्धांत कौमुदी का जो व्याख्यान है कि अतो अंगात क्लीबात परस्य समोर अम स्यात् या वृत्ति त्वया लिखिता सा वृत्ति एव समीचीना। इदानीं वस्तुतस्तु ग्रंथानुसारं कीदृशी वृत्ति अपेक्षिता? अतो अंगात क्लीबात परस्य सोह अम म स्यात् एतादृशी वृत्ति ही समोह एतादृशी वृत्ति ही अत्र अपेक्षिता विद्यते। दो वृत्तियों के बीच में विवाद, किस प्रकार की वृत्ति बनाई जाए, वास्तविक नहीं। तो नागेश चले गए कि आपका जो प्राचीनों का अनुरोध था वो अनुरोध उचित था, उसी अनुरोध से आपको काम करना चाहिए और मूल में जो आपने लिखा वो उचित था। यहाँ आप क्या हो गए? स्खलित हो गए, माने मार्ग भटक गए, आप मां में चले गए। ये प्रकरण कहां से ले आए? वास्तविक नहीं। कारण क्यों? नागेश ने कारण क्यों दिया? कहा भाष्य जो कह रहा है, क्योंकि भाष्य के बल पर निर्णायक भाष्य ही होगा, भाष्य के बल पर यह निर्णय करना होगा कि मां उचित है कि अम उचित है। बात समझ आए कि नहीं? आपने अतिजरसम में क्या किया? मां और जरस आदेश की प्राप्त क्या किया? भाष्यकार ने कहा नहीं पूर्व प्रसिद्धात जरस।
नहीं, पूर्व विप्रसिद्धि विभक्ति आदेश, जहां जरस और विभक्ति के स्थान में कोई आदेश प्राप्त होता है उसमें परत्वा जरस ये व्यवस्था भाष्यकार की है ही नहीं। वहां क्या होना चाहिए? विभक्ति आदेश होना चाहिए। तो जब पूर्व विप्रसिद्धि विभक्ति आदेश करोगे तो अम की जगह क्या करोगे? ये विभक्ति स्थानिक आदेश पहले मां करोगे। अब आजादी है ही नहीं, जरसादेश नहीं है। तो कैसे प्राचीनोक्त प्रयोग अतिजर्षम को कैसे बना पाओगे मां पक्ष में? वो प्रयोग बना ही नहीं, बात में कि नहीं? इसलिए प्राचाम अनुरोध जो है करके आप चलते तो अम हो जाता, जरसादेश हो जाता, बात में कि नहीं? अतिजर्षम बन जाता। इसलिए प्राचीनोक्त जो पक्ष था उसको आपने ठुकरा दिया और उसमें बहुत सारे भाष्य विरुद्ध हो गए, इसलिए वो मत ठीक नहीं है। ये ग्रंथ का तात्पर्य है। अब इतने में इन्होंने बहुत सारी बातें उल्लिखित कर दिया है कि नहीं? माने परत्वा जरस को खंडन करना है, विभक्ति आदेश को स्थापित करना है, इसी में जो है मां छेद जो है खत्म हो जाए, क्योंकि मां के छेद में हेतु यही दे दिया था इन्होंने, क्या? परत्वा जरस, और वही इनको हटा देगा। और उसके हटाने में बहुत सारे तथ्य रखेंगे। अब पढ़िए क्या लिखा, आपने संदर्भ समझ लिया, इसी को पकड़े रहिए, देखिए क्या लिखा है। परेतो शेखर कारा परेतो जराया इति सूत्रोक्त सूत्रोक्तेन अजरांसि इत्यत्र नुम जरसोः प्राप्तयोः विप्रतिषेधेन जरस इति भाष्य प्रामाण्येन। यहाँ रुकिए, क्या कहना चाह रहा है? ये प्रामाण्य ने हेतु दे रहा है। किसमें हेतु दे रहा है? विभक्त्यादेश के पूर्व विप्रच्छेद में, बात में कि नहीं? विभक्त्यादेश प्रवृत्ति में आगे दे रहा है, विभक्त्यादेश की प्रवृत्ति में, माने विभक्त्यादेश से अवश्यम आदौ प्रवृत्ति वाच्य। जरसादेश की अपेक्षा जरसादेशात् पूर्वम विभक्त्यादेशस्य आदौ प्रवृत्ति अवश्यम वाच्य। जहां विभक्त्यादेश जरसादेश होते हैं वहां परत्वात् प्राप्त था विप्रच्छेदे, लेकिन वहां विभक्त्यादेश करना है तो इसका मतलब पूर्व विप्रच्छेद करना। उसमें प्रमाण दिया है भाष्य को, क्या दिया? जराया जरसम तरस्यामि सूत्रे भाष्ये इति सूत्रोक्तेन अजरांसि इत्यत्र, माने इस सूत्र में उक्त भाष्य है कि नहीं? वो है अजरांसि। अजरांसि इत्यत्र न विद्यते जरा यस्मिन् कुले तानि कुलानि अजरांसि कुलानि। जो कुल कभी बुढ़ाता ही नहीं है कि नहीं, उस कुल का नाम होगा अजरांसि कुलानि, है कि नहीं? अजरम अजरे अजरांसि अथवा अजरान, दोनों प्रयोग बने। यहाँ अजरांसि बनाया ना, अजरांसि कुलानि। तो अजरांसि में क्या क्या प्राप्त दिया? नुम जरस अजरसी, अजर सी, जससो सी, जस के स्थान में सी कर दीजिए तो बन गया अजर सी। इस अवस्था में क्या प्राप्त है? नुम जरसोः प्राप्तयोः। इन्होंने कहा अजर इस अवस्था में जरस भी प्राप्त, और सी को मान नपुंसक झलचा झलंत सजंत क्लीबस्य नुमागम। यहाँ अजंत है, जो अजंत क्लीब को क्या प्राप्त है? नुमागम प्राप्त। तो नुमागम भी प्राप्त है और जरसा भी प्राप्त, बात में कि नहीं? तो क्या करें? नुम जरसयोः प्राप्तयोः विप्रतिषेधेन जरस। तो नुम और जरस में भाष्यकार ने क्या प्रयोग किया? विप्रच्छेद, अर्थात परत्वात्। विप्रच्छेद यहाँ लगाए, यहाँ जरस की, यहाँ विभक्त्या नुम विभक्त्यादेश नहीं है, एक प्रसंग है, क्योंकि नुम स्वतंत्र है अजंत को मानकर, बात में कि नहीं? तो यहाँ क्या किया? कहा कि परत्वात् विभक्ति पूर्व माने विप्रच्छेद है ना जरस, बात में कि नहीं? नपुंसक झलचा सूत्र की संख्या और जराया जरस की संख्या देखो। जराया है 7 2 101, 7 2 101 परत्वात् है ना? नुम की अपेक्षा, नुम की अपेक्षा कि किसकी अपेक्षा? परत्वात्, वो तो ठीक है, लेकिन 72 है नपुंसक से ज्यादा। ये 7 2 101 तो पर तो जरस ही है। 7 1 जराया जरस और ये हो गया उसके आगे का, तो परत्वात् हो गया, ठीक है। तो नुम जरसोः प्राप्तयोः विप्रच्छेदे मन विप्रच्छेदे परम कार्यम से परत्वात् जरस हो गया।
तो अजरस ई बनेगा। झलंत आ गया, वजंत तो नहीं रहा, झलंत हो गया, तो झलंतत्वाद नुम होकर के क्या बना? अजरांसी। ये प्रयोग बना। जी क्या लिख रहे हैं? जी गुरुजी। नुम जदस्सोः प्राप्तयोः विप्रतिषेधेन जदस् इति भाष्य प्रामाण्येन इति भाष्य प्रामाण्येन पूर्वविप्रतिषेधात् पूर्वं विभक्त्यादेश प्रवृत्तिः पूर्व विप्रसेधेन पूर्वम। विभक्त्यादेश प्रवृत्तिः। ये भाष्य संगत है। इन्होंने नागेश ने कहा ये भाष्य संगत है। क्यों? विभक्त्यादेश पहले प्राप्त, जस को सी, विभक्त्यादेश भी होना चाहिए। बस में कि जस को सी भी तो होना चाहिए। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। इति भाष्य प्रामाण्येन पूर्वविप्रतिषेधात् पूर्वं विभक्त्यादेश प्रवृत्तिः विभक्त्यादेश प्रवृत्ति अवश्यम वाच्या। मिले जाओ अवश्यम वाच्या। हाँ, यहाँ अन्वय करो। जी गुरुजी। विभक्ति जरसादेशापेक्षया पूर्वम। कस्मात् पूर्वम? जरसादेशात् पूर्वम। जी गुरुजी। जरसादेशात् पूर्वम विभक्त्यादेशस्य प्रवृत्ति अवश्यम वाच्या। है कि नहीं? हेतु दिया पूर्व विप्रसेधेन, है कि नहीं? एतद् भाष्य प्रामाण्य वसात पूर्व विप्रसेधेन। जी गुरुजी। इस भाष्य के प्रामाण्य से पूर्व विप्रसेधेन जरसादेश विभक्त्यादेशयोर मध्ये विभक्त्यादेशस्य प्रवृत्ति पूर्वम अवश्यम वाच्या। आया कि नहीं? एक तो हेतु ये दिया। दूसरा फिर अधिक विभक्त्यपेक्ष जदसादेशापेक्षया। क्यों? विभक्त्यादेश अल्पापेक्ष है और जरसादेश अजादि विभक्ति पर सापेक्ष है। तो अधिक विभक्ति परत्व निमित्त जरसादेशापेक्षया, है कि नहीं? विभक्ति निरपेक्ष अल्पापेक्ष जो विभक्त्यादेश है वो अंतरंग है। इसलिए अंतरंगत्वादपि विभक्त्यादेशस्य आदौ प्रवृत्ति ही वाच्या। बात में है कि नहीं? माने विभक्त्यादेश की प्रवृत्ति में दो प्रकार के हेतु दिया, अंतरंगत्व और पूर्व विप्रसेधेन। बात में है कि नहीं? तो पूर्व विप्रसेधेन और अंतरंगत्व हेतुना। अंतरंगत्व के दो लक्षण हो गए, विभक्ति निरपेक्षकत्व विभक्त्यादेश में है और विभक्ति सापेक्षत्व माने पर निमित्तकत्व ये जरसादेश में है और अपर निमित्तकत्व जो है विभक्त्यादेश में है। इसलिए विभक्त्यादेश जरसादेश की अपेक्षा अंतरंगत्वाद एतस्य माने विभक्त्यादेशस्य प्रवृत्ति जरसात् पूर्वम वाच्या। समझ में आया? इति भाष्य प्रामाण्येन पूर्वविप्रतिषेधात् पूर्वं विभक्त्यादेश प्रवृत्तिः अधिक विभक्त्यपेक्ष जदसादेशापेक्षया विभक्त्यादेशानाम् अंतरंगत्वाद्। अब इस भाष्य का प्रामाण्य कैसे आप लगाओगे? क्योंकि पूर्व विप्रसेध क्यों? भाष्यकार ने जस को सी और जरसादेश की चर्चा नहीं की, नुम जरस में परत्व लगाए। इसका मतलब भाष्यकार चाहते हैं कि विभक्त्यादेश में परत्व विचार नहीं। पहले समझिए क्या कहना चाहता है। क्योंकि एतद सूत्रोक्तेन भाष्येन, किंतु सूत्रोक्ते भाष्ये न क्वचित् लिखितम यत् पूर्व विप्रसेधेन एतस्य प्रवृत्ति आदौ भविष्यति। एतद् भाष्ये कंठरवेण न क्वचित् लिखितं वर्तते। तर्हि कथं ज्ञेयम्? पूर्व विप्रसेध इति पक्षः कथम आगच्छति? तो भाष्यकार ने जससी और जरस को विचार नहीं किया, क्योंकि वहां परत्वाद जरस था ही नहीं। जहां जस विभक्ति आदेश सी था, क्योंकि जस में जरस भी प्राप्त है, जरस को मान करके आजादी को मान के जरस भी प्राप्त है और सी भी प्राप्त है। बात समझे कि नहीं? तो सी और जरस के बीच में पहले चर्चा है, सी के पहले ही चर्चा है किसकी? जरस और सी की। आप नुम तक क्यों चले गए? नुम और जरस तक कैसे चले गए? वो तो बाद की चीज है। पहले ही जरस और सी पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वहां परत्व से व्यवस्था नहीं करनी थी। इसका मतलब ये भाष्य बता रहा है कि जहां विभक्त्यादेश जरसादेश का विषय होगा वहां विप्रसेधे परम कार्य में परत्व व्यवस्था नहीं करनी। नहीं तो नुम पर्यंतानुधावन भाष्यकार क्यों करते? भाष्य में कि नहीं? तो नुम पर्यंतानुधावन परक यह भाष्य, नुम और जरस की प्रवृत्ति मूलक जो भाष्य है, यह भाष्य बता रहा है कि विभक्त्यादेश जरसादेश में परत्व यह व्यवस्थापक नहीं। भाष्य में कि नहीं? तभी इस भाष्य से निकलेगा नहीं, वो ग्रंथ लगेगा। समझ बात आ गई? तो इसलिए अवश्यम प्रवृत्ति ही वाच्य और अंतरंग भी बता दिया। परत्वम अभ्युचय, यदि अंतरंगत्व ही है तो परत्व क्या है? अभ्युचय है, अभ्युपगमवाद है।
है कि नहीं? यद्यपि परत्वम दुर्बलम अंतरंगत्वापेक्षया तथापि उच्यते, है कि नहीं? तस्मात् अभ्युपगमवादः सर्वं जानन्नपि एवं वदति, अयमे यस्मिन् वादे असौ वादः अभ्युपगमवादः। तो परत्व हेतु का जो उपादान करना है वो क्या है? अभ्युपगमवाद है। मनोरंजनाय उच्यते न तस्य किमपि तात्पर्य। बात में कि नहीं? प्रथमं विभक्त्यादेश प्रवृत्ति अधिक विभक्त्यपेक्षादेशापेक्षया विभक्त्यादेशानाम् अंतरंगत्वाद् वा अवश्यं वाच्या। अवश्य प्रवृत्ति है। अब कहा कि आप अतिजरसम को लगाइए, आप जिस अतिजरसम को माँ पक्ष में सिद्ध करें उसको सिद्ध करिए। अभी कह नहीं रहा ये तो अपनी बात रख रहा, लेकिन जितनी बात कह दिया उससे लगा लीजिए। कह भाष्य भी हम सामने रख रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए आपका तो पूर्व प्रसिद्धेन जरस वहां होगा नहीं, क्या होगा? माँ होगा। तो फिर कैसे प्राचीनों का ग्रंथ लगेगा? अतिजरसम कैसे बनेगा? और अतिजरम इष्ट है कि अतिजरसम इष्ट है ये भी हम बताएंगे। अब तो प्रयोग पर छेड़ेगा कि कौन सा प्रयोग सही है। आप कह रहे हो अतिजरस, प्राचीनों ने कहा अतिजरसम, आपने भी मान लिया अतिजरसम, क्योंकि परत्वा जरसादेश है। बात में कि नहीं? अब क्या रूप बनेगा वो तो बात की चर्चा है, लेकिन यदि अतिजरसम को मान ही लिया जाए तो कहां बन रहा है? बात में कि नहीं? माँ पक्ष में, भाष्य प्रमाणित पक्ष में कहां बन रहा है? इसलिए आपका माँ का छेद करना अनुचित। आपने जो वृत्ति वहां लिख दी है वही वृत्ति उचित की। बात में कि नहीं? इसलिए मनोरमो मार्ग दे, गलत पक्ष है मत उठाइए, मैंने गलत पक्ष का उद्भावन मत करिए, वृत्ति को मत बिगाड़िए, क्योंकि न जाने कितने लोगों ने उस वृत्ति को याद करके संस्कार बैठा लिया। अब आप वस्तु तत्व से बदलने लगे। अनुभव करिए कितने, मान लिया कोई मनोरमा तक नहीं पहुंच रहा है, सिद्धांत तक ही पढ़ लिया। बहुत से नैयायिक मीमांसक वेदांती लोग हैं जो केवल उत्तर मध्यमा सिद्धांत पढ़ के अपने दूसरे विषय में चले जाए। अब तो अमियाम करेंगे, माँ करेंगे, बहुत सारा पुण्य नहीं हो है कि नहीं? इसलिए इन्होंने सुधार रखी, ऐसा ठीक नहीं। अवश्यम प्रवृत्ति वाच्या। अन्यथा यदि पूर्व प्रसिद्धेन विभक्ति आदेश की पूर्व प्रवृत्ति जरसादेशात नहीं किया तो अन्यथा सीभावात् पूर्वमेव जरसः प्रवृत्तौ नुमा तस्य विप्रतिषेध विचारा संगति स्पष्टैव। बात नहीं नहीं? जो पहले कह दिया कि सीभाव और जरस को लेकर के जो विचार था वो पहले था, नुम और जरस को लेकर के विचार तो बहुत बाद में, तो पहले ही विचार कर लेते परत्वा जरस। वहां तक एतत् पर्यंतानुधावन भाष्यकार का जाना व्यर्थ है। भाष्य में कि नहीं? इसलिए ये भाष्य असंगत हो जाएगा, स्पष्ट है। इसलिए हमें विभक्ति आदेश की पूर्व प्रवृत्ति जरसादेशात करना पड़ेगा। समझ में? अतएव टांगसीति सूत्रे कय्यतेन उक्तम्। माने विभक्ति आदेशानां पूर्व प्रसिद्धात् आदौ प्रवृत्ति इति स्वीकारादेव। जरसादेशापेक्षया विभक्ति आदेशानां पूर्व प्रसिद्धेन आदौ प्रवृत्ति स्वीकारादेव, ऐसा मान लेने के कारण ही टांगसीति सूत्रे कय्यतेन उक्तम्। टांगस्कसां विनात्स्याः एतस्मिन् सूत्रे कय्यतेन। उन्होंने कहा आपके पूर्व, आप अपने ही आचार को देखिए, जिस आचार का के बल पर आप चलते हैं, आप अपने आचार का पक्ष देखिए वो कैसा चल रहा है कि नहीं? हमारी बात मत सुनिए, आप देखिए कैयट ने क्या लिखा। अब कहाँ लिखा? यहाँ लिखा। क्या लिखा? भाष्यकारस्तु सन्निपात परिभाषया जरसादेशम् अनभ्युपयन्। भाष्यकारस्तु सन्निपात परिभाषया जरसादेशम् अनभ्युपयन्। ये लिखा, माने सन्निपात परिभाषा के बल पर भाष्यकार जरसादेश को नहीं चाहते। कहाँ नहीं चाहते? टा विभक्ति में अतिजर, जराम अतिक्रांत अतिजरा, और आगे टा विभक्ति ले आए, अतिजर टा बन गया, है कि नहीं? और टा के बाद इन कर दिया भाष्यकार, और फिर कहा सन्निपात परिभाषा जरसादेश हम नहीं चाहते। तो टा के पहले ही जरसादेश प्राप्त है, इनकी कथा क्या? वहां सन्निपात तक जाने की क्या जरूरत? क्योंकि टा को इन भी प्राप्त है, जरसादेश में प्राप्त। परत्वा जरसादेश, जब परत्वा जरसादेश हो गया तो कहां अनभ्युपयन? बात में कि नहीं? कैसे ग्रंथ लगेगा ये? और ये ग्रंथ तब लगेगा जब पूर्व प्रसिद्धेन विभक्ति आदेश हो जाएगा। जब विभक्ति आदेश हो जाएगा तो टा को क्या हो जाएगा? जरस को बाद के इन हो जाएगा। अब इन भी आजादी था,
इसलिए जरसादेश पुनः प्राप्त था। तो सन्निपात परिभाषा जरसादेशम अनभ्युपयन, ये भाष्य लग सकता है। आपके मत में ये भाष्य कभी भी नहीं लगेगी, भाष्य में कि नहीं। इसलिए वो पक्ष सर्वथा भाष्य विरुद्ध है जिसको आप वस्तु तत्व कह रहे हो, भाष्य में कि नहीं। कितनी भाष्य की गंभीर बातों को रखा, इसलिए जो माने पातंजलि महाभाष्य कृतिभूरि परिश्रम जो प्रतिज्ञा किया है उसको चरितार्थ भी कर, नहीं तो यदि ये ग्रंथ नहीं होता, एतद विचारक ग्रंथ नहीं होता ये, तो वस्तु तस्तु तो उड़ गए थे है। इसलिए जो है इन्होंने प्राचीनों के पक्ष का भरपूर समर्थन किया, प्राचीनों के पक्ष का भरपूर समर्थन, वास्तव में कि नहीं। और दीक्षित का बहुत कम समर्थन, क्योंकि ये प्राचीनों से विरुद्ध सब बात करने, और प्राचीनाचार्य वो भी भाष्यानुमोदित ही पक्ष को लिखते हैं, वास्तव में कि नहीं। चलिए भाष्यकारस्तु सन्निपात परिभाषया सदसादेशम अनभ्युपयन अतिजरेण अतिजरात इति भाव्यम। अतिजरेण प्रयोग क्या बनाया, अतिजरेण और अतिजरात, अतिजरात इति भाव्यम। आपके मत में नहीं बनेगा, क्यों, परत्वा जरस अतिजरसिन बनेगा, अतिजरसा बनेगा, क्या बनेगा, और अतिजरसा वहां गस में, बस में कि नहीं। न तो अतिजरसिना अतिजरसात इति कौरवम उद्भावितवान। न तो अतिजरसिन, आपके मतानुसार माने अतिजरसिन ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्या लिखा है, अनभ्युपयन, अनभ्युपयन अतिजरेण अतिजरेण अतिजरात ये बनेगा, इति भाव्यम। अतिजरसिन नहीं बनेगा, क्यों, सन्निपात परिभाषा बैठी है। ऐसा नहीं है कि आप सन्निपात परिभाषा को हटा के और उसको जरसादेश कर दें, या पहले जरसादेश कर दें, फिर इन्हें भी कर देंगे तो अतिजरसिना, तो नहीं, इनके लिए क्या चाहिए, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अदंत से तो कोई मतलब नहीं। तो इन आदेश का आजादी है, फिर जरसादेश कर दें, तो क्या बनाने अतिजरसिन, ये नहीं कर सकते, है कि नहीं। न तो अतिजरसिना अतिजरसात इति गौरवम उद्भावितवान इति। इति गौरवम, ये भाष्यकार ने कई वस्तु गौरव उद्भावित, ये गौरव होगा कि पहले क्या करना, जरस करना, फिर टाको इन करना, अतिजरसिन प्रयोग बनाना, इसमें गुरुतर पक्ष है। इसलिए क्या करना, पहले पूर्व प्रच्छेदन विभक्त्यादेश करना, और सन्निपात परिभाषा को लगा करके जरसादेश को रोकना, तो क्या बनेगा, क्योंकि भाष्यकार ने जरसादेशम अनभ्युपयन लिख रहे हैं, बात में कि नहीं। इसलिए वहां परिभाषा की अनित्यता को नहीं मानना, नित्यता को ही मानना, है कि नहीं। अवदरित्या आपके मतानुसार पदत्वात् पूर्वम जरसादेशे, आपके मतानुसार क्या होगा, विभक्त्यादेश के पहले क्या हो जाएगा, परत्वात् अतिजरस बन गया, फिर इनादेश हो गया, क्या बन गया, इनादि तो अनभ्युपयन कैसे लगेगा, अब तो भाष्य का अनभ्युपयन कैसे लगा, आप क्या गया, अदंत को मान करके, इन तो अदंत को मान करके, अदंत को मान करके, तो मैं तो यही आपसे पूछ रहा था, तो तुम लोग कह रहे हो अदंत है, ये नहीं, मैं तो पहले ही पूछा कि जरसादेश के बाद इन कहाँ प्राप्त है, क्योंकि उसमें अदंताट्टादि नाम है, अतिजरसा क्या बनेगा। और यदि आपने पहले इन किया और बाद में सन्निपात परिभाषा को अनित्य मान के जरसादेश कर दिया, अतिजरसिन बनाया, तो फिर जरसादेशम अनभ्युपयन कैसे लगे, ये तो जरसादेशम अभ्युपयन हो गया, बात समझे कि नहीं, ये भाष्य संगत हो जाए, समझ में आता ही। माने सन्निपात परिभाषा को अनित्य माने तब भी भाष्य विरोध, परत्वात् जरस किए तब भी भाष्य विरोध, बात समझ आई। अवदरित्या पदत्वात् पूर्वम जरसादेशे, पहले जरसादेश हो गया, इनादि अप्राप्त्या, तो इन प्राप्ति नहीं, फिर तदभाव पक्षे तस्य अप्राप्त्या, तदभाव पक्षे तस्य अप्राप्त्या, क्या लिखा, तदभाव पक्षे तस्य अप्राप्त्या, जरसादेशाभाव पक्षे, तदभाव में विकल्प है, अरे जरसादेश पक्ष में तो विरोध आ ही गया, और जरसादेश के अभाव पक्ष में वहां जरसादेश प्राप्ति नहीं है, तो वहां विचार ही संगत है, वहां विचार इस भाष्य को जरसादेश अभाव पक्ष में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जरसादेश के अभाव पक्ष में जरसादेश प्राप्ति नहीं है, तो किसका पूर्वत्व परत्व विचार करो,
तो उस पक्ष में इस भाष्य को ले नहीं जा सकते। माने जरसादेश के वैकल्पिक पक्ष में इस भाष्य को ले नहीं जा सकते। जब भी लोगे तो जरसादेश के भाव पक्ष में ही लोगे। और जब जरसादेश के भाव पक्ष में लिए, यदि परत्वा जरसादेश सन्निपात परिभाषा को अनित्य मान के अतिजरसिन बनाए तो भाष्यकार ने अतिजरेण भाव्यम, ये जो भाष्यकार ने पक्ष उठाया जरसादेशम अनभ्युपयन, इस भाष्य के साथ असंगति हो गई। समझ में आया? इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पूर्व प्रसेदेन इन करना पड़ेगा, फिर सन्निपात परिभाषा को मान करके जरसादेश को रोकना पड़ेगा। ये जो भाष्य है वो तभी लगेगा जब पूर्व प्रसेदेन जरस लगे। समझ में आया? इसलिए पदरीत्या अवतरीत्या पदत्वात् पूर्वं जरसादेशे लगा जी गुरु जी इनादि अप्राप्त्या है कि नहीं? जरसादेश तो इन प्राप्ति नहीं है। तदभाव पक्षे तस्य अप्राप्त्या है कि नहीं? माने जरसादेशाभाव पक्षे जरसादेश से प्राप्ति नहीं बना सकती। जी गुरु जी परिभाषया उस समय जरसा इन और जरस की चर्चा नहीं कर सकते। परिभाषया जरसादेशम अनभ्युपयन फिर तस्य तो असंगता तदभाव पक्ष में परिभाषया जरसादेशम अनभ्युपयन ग्रंथ लगा नहीं सकते। क्यों? जरसादेश से अप्राप्त्या। जरसादेश के भाव पक्ष में तुम्हारे मत में परत्वा जरसादेश, फिर सन्निपात परिभाषा जरसादेशम अनभ्युपयन कैसे लगा पाओ? बात में कि नहीं? तो जरसादेश के भाव पक्ष में परत्वा जरसादेश हो रहा है, उसके अभाव पक्ष में प्राप्ति ही नहीं है, तो फिर सन्निपात परिभाषा जरसादेशम अनभ्युपयन इत्याकारक जो भाष्य है वो भाष्य का अनभ्युपयन पक्ष असंगत हो जाए। इसलिए पूर्वम विभक्त्यादेशः, फिर जरसादेशः, माने पूर्वम विभक्त्यादेशः पश्चात सन्निपात परिभाषया न जरसादेशः, ये जो भाष्य तभी जरसादेशम अनभ्युपयन लगेगा। परिभाषया जरसादेशम अनभ्युपयन इत्यस्य असंगति स्पष्टैव इति उच्यते। हाँ, यदि कहाँ उच्यते में आया? कहीं आया होगा यदि यदि उच्यते तदा तदा अत्रापि अंतरंगत्वात् अतः अमि तया जरस भाव एवं इसलिए अतः अत्रापि मैंने द्वितीय ही वचने अतिजरसम जहां बना रहे थे। यदि उच्यते एतद भाष्यानुरोधेन सर्वत्रापि पूर्व प्रसेधेन आदौ विभक्ति आदेश, यदि उच्यते, इस भाष्यों से यही पता लगा कि जरसादेश और विभक्ति आदेश पक्ष में विभक्ति आदेश पूर्व प्रसेधेन होते हैं। यदि ऐसा कहो तो अतिजर अम द्वितीय वचने अत्रापि, मैं द्वितीय वचने अतिजर अम इत्यवस्थायाम, है कि नहीं? अतो मा इति कृते, आपके मतानुसार विभक्त्यादेश क्या होना चाहिए? माँ हो जाएगा। पहले अम को माँ हो जाए, माँ होने के बाद होगा ही नहीं होगा तो क्या बनेगा? अतिजरम। कैसे बना दिया? अतिजरसम। और बनाना है क्या? अतिजरसम। वो कैसे बनेगा? अम करो, क्या करो? अम करो, सन्निपात परिभाषा को अनित्य करो और अतिजरसम बनाओ, तो अम से ही बनेगा, माँ से नहीं। क्या बनेगा? भाष्यानुसार अतिजरम। बात सुनिए कि नहीं? तो प्रथम एक द्वितीय एक दोनों में अतिजरम बनने लगेगा। अतिजरसम बनाने के लिए हमें अतो अम स्यात् ये वृत्ति लिखना पड़ेगा। समझ में आया? वही लिखे तदा अत्रापि माने द्वितीय वचने अतिजरसम इत्यत्रापि, अत्रापि अंतरंगत्वात् अतः अमि तया जरस अभाव एवं तया माने सन्निपात परिभाषा। अतो अमि सूत्र के द्वारा मां करोगे तो जरस प्राप्ति नहीं होगा, अतिजरसम तुम्हारा बनेगा नहीं। यदि मेरे अनुसार चलोगे तो क्या होगा? अम को अम होगा और जरसाद अंतरंगत्वाद विभक्ति आदेश होगा, माने सु को क्या होगा? अम को क्या होगा? अम होगा। अम के बाद अजादित्व तो बैठा है, जरसादेश प्राप्त है। यदि अतिजरम इष्ट है अतिजरेण की तरह, जैसे सन्निपात परिभाषया न जरस इन आदेश के बाद, तो अत्रापि अमादेशानंतरम सन्निपात परिभाषया न जरस, तो रूप क्या बनेगा? अतिजरम। इसलिए अतिजरम यही बनाना है, अतिजरसम बनाना ही नहीं। बात में कि नहीं? वो तभी बनेगा जब जो भाष्य की रीति है अतिजरेण की। बात में कि नहीं? अत्रापि अंतरंगत्वात् अतः अमि तया जरस अभावे उचितः। तया माने परिभाषया, जैसे अतिजरसिन में जो है परिभाषया जरसाभाव अनभ्युपयन, उसे यहाँ पर भी अम भाव करने के बाद सन्निपात परिभाषया तया जरसादेशम अनभ्युपयन अतिजरम इत्येव भाव्यम, यही रूप होना चाहिए। समझ में आया? और यही रीति होना चाहिए। तो अतो अम की रीति होना चाहिए, अतो माँ की रीति ठीक नहीं है। न च
तत्र न अकारांत सन्निपात लक्षणम हैं? न च तत्र न आकारांत न अकारांत सन्निपात लक्षणम एव अजादित्वम किंतु तदभावेपि। कहा कि अतिजर इन है कि नहीं? जी क्या लिखा है? न च तत्र तत्र मैंने अतिजरेण इत्यत्र, अतिजरम इत्यत्र, जी जो भी पकड़ो, जी अतिजरम अतिजरेण इत्यत्र, जी अतिजर इन में जो अजादित्व है जी वो अकारांत सन्निपात से नहीं पैदा हुआ है। बात में की परिभाषा वहां जरसादेश के प्रति परिभाषा लगा सकते। इन जो है वो जो इन है वो अकारांत सन्निपात को उपजीव करके उसमें अजादित्व नहीं है। अजादित्व स्वतः सिद्ध है, जी वो किसी को उपजीव करके नहीं आता। वो सूत्र में ही आजादी पढ़ा गया है। किसमें? तांगस्कसा मिनमसी में पढ़ा गया है। वो किसी के कारण से नहीं आ गया है। वहां इन आदेश अजादित्व विशिष्ट आदेश ही है। बस में कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं है कि अदंत अंग को उपजीव करके इसमें अजादित्व आया हो तो वो अजादित्व अपने अदंत अंगत्व का विघातक न बने। बस में कि नहीं? इसलिए अजादित्व को लेकर के इस परिभाषा का विचार नहीं कर सकते। किसको लेके विचार करोगे? जरसादेश को लेकर। जो लोग अजादित्व को लेकर के विचार कर रहे थे उनका पक्ष खंडित कर रहा है कि अजादित्वम इन इत्यत्र आदेशे, इन इत्यत्र आदेशे यद अजादित्वम तद अजादित्वम न अदंत सन्निपात लक्षणम संधिपात लक्षण, अकारांत सन्निपात अकारांत सन्निपात लक्षण न अतः स्वतः सिद्ध सूत्रेण उपदिष्ट। बस में कि नहीं? न च तत्र न अकारांत सन्निपात लक्षणम एव अजादित्वम किंतु तदभावेपि। माने अकारांत ना भी रहे तब भी इनमें रहेगा। ऐसा नहीं कि जब जब अकारांत रहेगा तभी तभी वो रहेगा। बात सुनिए कि नहीं? अकारांत न रहने पर सूत्र में औपदेशिक अजादित्व बैठा हुआ है। बात सुनिए कि नहीं? वो अजादित्व किसी अकारांत से पैदा नहीं हुआ है, वो तो आदेश था जो टा के स्थान में हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो किसी अकारांत के कारण उसमें नहीं आया, अकारांत से उत्तर टाको इन हुआ है। बात समझ आ गई? क्या लिख रहे? न तद उपजीव्यम अकारांत सन्निपात उपजीव्यम अजादित्वम नास्ति किंतु तदभावेपि। तो अकारांत के अभाव में कहाँ होगा? अरे सूत्र में ही आदेश ही कर रहा है। कोई अकारांत जरूरी है? लक्ष्य में तो कहीं मिलेगा, हैं? लक्ष्य में कहीं मिलेगा ही नहीं अकारांत के अभाव में। अकारांत के अभाव में नहीं मिलेगा तो वह लक्ष्य की बात है। लेकिन वो इनके अंदर जो अजादित्व है वो अकारांत सन्निपात नहीं, वो अकारांत सन्निपात नहीं है। उसमें क्या है? अजादित्व स्वतः सिद्ध है, अर्थात सूत्रोपदिष्ट है, इसलिए किसी सन्निपात के कारण नहीं आया है। बात में कि नहीं? जरसादेश अजादि और अकारांत मन अजादि विभक्ति सन्निपात कृत है। तो जरसादेश अजादि विभक्ति सन्निपात कृत है कि नहीं? यह इनमें रहने वाला अजादित्व ये किसी सन्निपात से नहीं आता। यह तो आतिजर राम टा और सूत्र प्राप्त इसलिए टा के स्थान में हो गया। यदि ये होता कि नहीं टा की जगह ना होता और अकारांत के कारण उसमें ई जुड़ता तब उसका अजादित्व जो है इसके सन्निपात से आता। अरे राम टा अटा के स्थान में क्या हो गया? इन। तो इसका अजादित्व किसी उसके कारण नहीं है, क्योंकि ये आदेश ही आजादी है, स्वतः आदेश है। यदि होता राम न, अब यहाँ पर इकार में अकारांत को सन्निपात करके क्या था? ई उसमें जुड़ता अजादित्व आता। तब ये होता कि नहीं अकारांत सन्निपात कृत अजादित्वम इदानीम उत्पन्नम इदम अजादित्वम उत्पन्नम न अजादित्व विशिष्टो आदेश। बात समझे कि नहीं? न च तत्र न अकारांत सन्निपात लक्षणम एव अजादित्वम किंतु तदभावेपि। ऐसा तो सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना न यस्य प्रवृत्ति योग्यता तत्रैव इति वाच्यम। ये परिभाषा कहाँ लगती है? क्या लिखा? ऐसा तो ऐसा माने परिभाषा। ऐसा तो सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना, सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना माने सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति के बिना न यस्य प्रवृत्ति योग्यता यस्य प्रवृत्ति योग्यता नास्ति, है कि नहीं? माने जिसके सन्निपात लक्षण के बिना जिसमें प्रवृत्ति योग्यता ना हो, अजादित्व के बिना, है कि नहीं?
जैसे जरसादेश है, जी जरसादेश में अजादि विभक्ति का सन्निपात के बिना, माने जरा शब्द और अजादि विभक्ति इनके सन्निपात के बिना जरसादेश की प्रवृत्ति योग्यता नहीं है, बात में कि नहीं। किंतु यहां पर अदंत आकार के बिना भी, अदंत सन्निपात के बिना भी इनमें अजादित्व की योग्यता है, इन अजादि का प्रयोग है, बस में नहीं। अदंत आकार आदि के कारण उसमें अजादित्व प्रयोग नहीं होता है, नहीं अकारांतम सन्निपाती सन्निपातम कृत्य निमित्तीकृत्य अजादित्वम प्रयुक्तम भवति, अजादित्वम तो अनादिकालता तत्र प्रयुक्तम अस्ति, बात में नहीं। इससे वो पंक्ति टेढ़ी लिख रहा है, पढ़ो। ऐसा तो ऐसा परिभाषा सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना हाँ। न यस्य प्रवृत्ति यस्य योग्यता शास्त्रस्य प्रवृत्ति योग्यता नास्ति तत्रैव इति वाच्यम। तत्रैव इयं परिभाषा प्रवृत्ति। कौन सन्निपात प्रयोग? सन्निपात परिभाषा कुत्र प्रवृत्ति? जिस सन्निपात की प्रवृत्ति के बिना किसी शास्त्र की प्रवृत्ति योग्यता नहीं है, वहीं पर ये परिभाषा लगती है, बात में कि नहीं। इति वाच्यम वाच्यम मानाभावात् टांगसिति सूत्रस्थे, वही लिख रहा हूँ, टांगस्कृता विनाश्या सूत्रस्थे कार में आजादी तो स्वतः सिद्ध, इसलिए क्या लिख रहा है? मानाभावात् टांगसिति, माना मन इस प्रकार की प्रवृत्ति योग्यता में कहता है पूर्व पक्ष है, वाच्यम वाला फिर उत्तर दे रहा है प्रमाणाभावात्, माने इस प्रकार के कथन में कोई प्रमाण नहीं है, और प्रत्युत दो से क्या दो, आगे बोलो। टांगसिति सूत्रस्थेन अतिजरेण इत्येतद् विषयककय्यटेन विरोधात्। हाँ, अतिजरेण एतद् विषय, क्यों आपने सन्निपात वहां अतिजरेण में परिभाषा लगी है, सन्निपात परिभाषा विरोधान न जरस्य चरम विभयन कय्यट ने लगाया, अब आप नहीं लगेगी, क्यों आपने परिभाषा का विषय क्या बताया? यत्र सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना, सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति बिना प्रवृत्ति योग्यता नास्ति, प्रवृत्ति योग्यता यस्य शास्त्रस्य नास्ति। तो प्रवृत्ति योग्यता है, सन्निपात लक्षण है कि नहीं, माने अतिजर इन, अतिजर इन में सन्निपात लक्षण विधि प्रवृत्ति के बिना भी जरसादेश की योग्यता आजादी बैठा है वहां। यदि सन्निपात विघातक शास्त्र के प्रवृत्ति के बिना भी है कि नहीं, उसमें प्रवृत्ति की योग्यता है। यदि जरसादेश की प्रवृत्ति की योग्यता सन्निपात लक्षण विधि के बिना है, बात में कि नहीं। जिस प्रकार का सन्निपात पहले था अतिजर आ, फिर अतिजर इन, तो अतिजर आ के सन्निपात के कारण उसमें प्रवृत्ति योग्यता नहीं आई, उसमें प्रवृत्ति योग्यता सन्निपात लक्षण विधि के बिना है। यादृशम सन्निपात लक्षणम आसीत तादृशम सन्निपात लक्षणम निमित्तीकृत न प्रवृत्ति योग्यता अपितु स्वदेव प्रवृत्ति योग्यता। क्यों? अजादित्वात्, इनमें अजादित्व स्वतः रहने से किसी सन्निपात लक्षण विधि के कारण जरसादेश की प्रवृत्ति योग्यता नहीं आई कि सन्निपात विरोध हो जाए, बात में कि नहीं। यदि परिभाषा के प्रवृत्ति का बीज यह मानने लग जाए कि सन्निपात लक्षण प्रवृत्ति बिना न प्रवृत्ति योग्यता तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति वाच्यम, तो अतिजरेण में परिभाषा नहीं लगेगी। क्यों? किसी सन्निपात लक्षण प्रवृत्ति के कारण यहां प्रवृत्ति योग्यता नहीं है, बात में कि नहीं। प्रवृत्ति योग्यता स्वतः है, ये कहता है सन्निपात लक्षण प्रवृत्ति बिना, माने सन्निपात लक्षण की को प्रवृत्ति करके प्रवृत्ति के बिना यदि शास्त्र प्रवृत्ति योग्यता ना हो, वही ये लगती है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो स्वतः प्रवृत्ति हो रही है, तब तो परिभाषा का विषय ही नहीं है। सन्निपात परिभाषा विरोधात न जरस, इस प्रकार का कयोटोद्भावन जो ग्रंथ है वो असंगत हो जाए। इसलिए इस परिभाषा का इस प्रकार का विषय नहीं बनाया जा सकता। क्या विषय बनाएंगे? अर्थात उपजीव्य विरोध, यादृशम सन्निपातम आधारीकृत्य है कि नहीं, यस्य कस्यचित् शास्त्रस्य प्रवृत्ति है तत्सन्निपात किमपि विघातम शास्त्रम तत्सन्निपातम विरुणद्धि तदा इयं परिभाषा प्रवर्तते, जो पारंपरिक उसका बीज है। माने यादृशम सन्निपातम उपजीव्य कस्यचित् शास्त्रस्य प्रवृत्ति तत्प्रवृत्त्यनन्तरं तत्सन्निपात विघातकम किमपि शास्त्रम तत्शास्त्रम प्रति निमित्तम न भवति, बात में कि नहीं। तो जो परिभाषा का उपजीव्य है
सन्निपात लक्षण प्रवृत्ति बिना यत्र न प्रवृत्ति योग्यता, इस प्रकार के परिभाषा का अर्थ नहीं है। क्यों? प्रमाणाभावात, पहला हेतु दुआ, इस प्रकार के अर्थ में कोई प्रमाण नहीं है और प्रत्युत भाष्य विरोध है। समझ आए कि नहीं? मानाभावात् टांगसीति सूत्रस्थेन अतिजरेण इत्येतद् विषयककय्यतेन विरोधात्। एवं च जदा शब्द विषयं परत्वाद इनादीन बाधित्वा, इसलिए जर्षादेश विषय है कि नहीं? परत्वाद इनादेशान, परत्वाद इनादीन बाधित्वा जदसम इत्यादि मूलम अत्रत्य मनोरमा च प्राचाम अनुसारेण इति। इसलिए जो आपने मनोरमा लिखा, कौन? परत्वाद जर्षादेश, क्या लिखा है? ये अत्रत्य मनोरमा। एवं च जदा शब्द विषयं परत्वाद इनादीन बाधित्वा, परत्वाद इनादीन बाधित्वा, परत्वाद जरस, जदसम इनादि को बाध करके परत्वाद जरस किया, जदस इत्यादि मूलम। हाँ, फिर अत्रत्य मनोरमा च, और फिर आपने मनोरमा में लिखा कि यहाँ परत्वाद जरस हो जाएगा, फिर माँ हो जाएगा, फिर जरसादेश नहीं होगा, सन्निपात परिभाषा विरोधालुक नहीं होगा। ये जो सब लिखा, ये प्राचीन ग्रंथानुरोधेन आपने लिखा, बात में कि नहीं? किंतु मदीयम किम तात्पर्य, मेरा तात्पर्य आप और प्राचीनों से, मैं सीधा का सीधा प्राचीनों का अनुवाद नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना भी मत है। क्या मत है? मैं अतिजरसम नहीं बना रहा हूं। कहाँ? द्वितीय प्राचीन और आप दोनों अतिजरसम बना रहे हैं, मैं क्या बना रहा हूं? अतिजरम बना रहा हूं। क्यों? विभक्त्यादेश होने के बाद सन्निपात परिभाषा विरोधात अतिजरेण की तरह वहां जरसादेश नहीं प्राप्त, अतिजरम ही रूप बनेगा। प्रथम एक वचने, द्वितीय एक वचने, और अतिजरम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अम चाहिए, तभी सन्निपात परिभाषा विरोधी भाष्य सब लगेंगे। बात में कि नहीं? समझ में आया? इसलिए ये जो आपने व्याख्या किया, आपकी व्याख्या भी ठीक नहीं है और प्राचीनों का रूप ठीक नहीं। प्राचीन अम तो करते हैं लेकिन सन्निपात परिभाषा नहीं लगाते। वहां सु को अम तो करते हैं लेकिन सन्निपात परिभाषा नहीं लगाते, अन्य तत्व जरसादेश कर देते हैं। उस अंश में मेरा विरोध, क्योंकि अतिजरेण के भाष्य के साथ विरोध। बात में कि नहीं? इसलिए रूप बनेगा अतिजरम, अतिजरे और अतिजरांसी, अतिजरम, अतिजरे, अतिजरांसी, अतिजरसम, अतिजरे, अतिजरांसी। ये ठीक नहीं, बात में कि नहीं? वो लिख रहा है तो अपनी भी नई बात रख रहा है, सीधा प्राचीनों का पक्ष नहीं ले रहा है, प्राचीनों को देते हुए अपनी नई बात लिख रहा है। तदाह एकवचनेतु इति, मूल में प्रथम एकवचनेतु अतिजरम इत्येव इष्यते। हाँ, प्रथम एकवचने अतिजरम इत्येव, क्योंकि सु रहेगा। तत्रापि इत्यर्थः, एकवचनेतु आया था। हाँ, एक वचन में क्या होगा कि सु आएगा, सु को अम करोगे, सन्निपात परिभाषा विरोधात वहां जरस नहीं करते। बात में कि नहीं? या सु को माँ करोगे तो आजादी तो है ही नहीं, जरसादेश प्राप्त नहीं, अतिजरम बने, आया कि नहीं? जब सु को क्या करोगे माँ, तो अजादित्वात् नहीं प्राप्त, वास्तविक अतिजरम बने। इस पक्ष में, अम पक्ष में सन्निपात परिभाषा न जरसादेश नहीं, क्योंकि पहले विभक्त्यादेश होगा, फिर सन्निपात परिभाषा विरोधात जरस नहीं होगा तो अतिजरम बने। द्वितीय में भी वही बने, अतिजरम, और इसलिए माच्छेद करना उचित नहीं है। तदाह एकवचनेतु इति तत्रापि इत्यर्थः। एक वचने बने तत्रापि, अभिना द्वितीय एक वचने, उन्होंने अपने पक्ष में ग्रंथ लिखा। एक वचने तु तत्रापि, माने केवल एक वचन में नहीं, माने अतिजरम, अतिजरम ये बनाना चाहिए। अतिजरसम जो है वो ठीक नहीं, इसलिए ये दोनों इसलिए तत्रापि लिखा। फिर मूल में आया था अत इति तकार उच्चारणार्थः, अत में तकार उच्चारणार्थक है। क्यों? नपुंसक लिंग में सब जगह ह्रस्व ही मिलेगा, दीर्घ मिलेगा नहीं। जहां विश्वम पाति यत्कुलम, विश्वम पाति यत्कुलम जब ले जाओगे, है कि नहीं? तो विश्वा में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व विश्व, जब विश्व बन गया अधिगोप की तरह तो सब जगह ह्रस्व ही आकार मिलेगा, तो दीर्घ व्यावृत्ति कोई मिलेगी नहीं। तो व्यावृत्ति से अप्रसिद्धत्वात् अपरकरणम उच्चारणार्थ न व्यावृत्त्यर्थ, है कि नहीं? ये मूल में लिखा है। अत इति न तो तपर सूत्र प्रवृत्त्यर्थ इत्यर्थः, अर्थात तपरस तत्काल से सूत्र प्रवृत्त्यर्थम नहीं है, क्योंकि तपरस तत्काल से की प्रवृत्ति होगी तो अतत काल व्यावृत्ति, और अतत काल व्यावृत्ति अप्रसिद्ध है, इसलिए तकारम तकारः उच्चारण। नपुंसके रस्वावश्यम भावात् व्यावर्त्या प्रसिद्धेति भावः। व्यावृत्ति क्यों प्रसिद्ध है?
ह्रस्व क्यों ह्रस्व? अवश्यम उसके से भावात्। सब जगह ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए कहीं व्यावर्त मिलेगा नहीं। ननु तकारस्य उच्चारणार्थत्वे म इति छेदे सन्निपात परिभाषया दीर्घवर्णम कथम इति चेत् न। क्या लिखा? ननु तकारस्य उच्चारणार्थत्वे का तकार का मतलब ही नहीं कुछ उच्चारणार्थक, समझ में आया कि नहीं? और माँ इति छेद, आप माँ छेद कर रहे हो, तो जहां पर ज्ञान है, ज्ञान में ही आई है कि नहीं? और सु को आपने क्या कर दिया? माँ कर दिया। अब कह रहे थे कि तो सुपिछा से दीर्घ क्यों नहीं? क्योंकि माँ यादी है, तो यादी रहने पर अदंतन को दीर्घ होता है, बात में कि नहीं? तो आप दीर्घ करने जा रहे थे माँ छेद, और उसको आपने सन्निपात परिभाषा से हटाया था। कैसे हटाओ? क्योंकि अदंत को उपजीव्य करके आया ही नहीं, वो आकार को उपजीव्य करके आया, अवर्ण को उपजीव्य करके आया, और दीर्घ भी अवर्ण ही कहा जाता है। बात समझिए क्या कह रहे हैं? यदि वो ह्रस्व आकार को उपजीव्य करके आता तो दीर्घ होने पर ह्रस्व आकार एक मात्रिकत्व नष्ट हो सकता। दीर्घ एक मात्रिकत्व का विघातक है, लेकिन दीर्घ अवर्ण का विघातक नहीं, क्योंकि तकार उच्चारणार्थक। तो किम उपजीव्य अयम मकार आगतः? अवर्णम। अवर्णम माने वर्ण ग्रहणे सर्वग्रहणम, समस्त आकारों को लेकर। और फिर जब दीर्घ हो गया अकारे न अवर्णत्व हानि, तो उपजीव्य विरोध है ही नहीं, परिभाषा का मूल ही नहीं लगा है। तो आपने परिभाषा को मार्ग छेद पक्ष में कैसे, आप ही मूल में लिखते हो तकारा उच्चारणार्थ का, अब आप ही सन्निपात परिभाषा मार्ग छेद पक्ष में हटा भी रहे हो। वास्तविक नहीं, कितना कहा ग्रंथ अशुद्ध है, माने आप ही उत्तर में लिखते हो तकारा उच्चारणार्थ, अब वस्तुतः मार्ग छेद में सन्निपात परिभाषा ज्ञानम में दीर्घ की व्यावृत्ति भी करते हो, है कि नहीं? पक्ष भी हटाते हो, दीर्घ विधौ सन्निपात परिभाषा न प्रवर्तित रही क्वचित प्रवर्तते चतुर्थे वचने न प्रथमाम वास्तव देते हो, कई अटेन उपपादितत्वा उदादिभ्यासनम तमाम दे ही डाले, है कि नहीं? असमान न लोपः। तो ये दोनों ग्रंथों पर पूर्व पक्ष कर दिया कि दोनों ग्रंथ कैसे लगेंगे, परस्पर विरोधी हैं। आया? ननु तकारस्य उच्चारणार्थत्वे म इति छेदे सन्निपात परिभाषया दीर्घवर्णम कथम इति चेत् न। समझ में आया? हाँ। यादृश शब्द सन्निपातेन सोहो आदेशः तब तस्य इनको लगा विनाशेन अदोषात्। का इस तरह से आपको बचाया जा सकता है। क्या? यादृश, यादृश शब्द सन्निपातेन, शब्द माने यादृशी आनपूर्वी वर्तते, यादृशीम आनपूर्वीम सन्निपाती कृत्य मकारो जाता सोह आदेशः है। सो माने मकार, मकारादेशः, सएव मकारादेशः तादृशीम आनपूर्वीम विघातुम प्रवर्तम यत् शास्त्रम दीर्घ शास्त्रम तत् शास्त्रम प्रति अयम मकारः निमित्तो न भविष्यति। इस तरह से परिभाषा को लगा सकते हो, है कि उच्चारणार्थकत्व पक्ष रखो तब लगेगा। तो आपको ये दृष्टि रखनी चाहिए। आया? यादृश शब्द सन्निपातेन सो आदेशः तस्य विनाशेन अदोषात्। लगा? अर्थात सन्निपात परिभाषा दीर्घ कह सकते, क्यों? आनपूर्वी विघातकत्व बैठा है, आनपूर्वी विघातकत्व बैठा है। गकार ज्ञा उत्तर आकार, तदुत्तर नकार, तदुत्तर अ, अब हो जाएगा आ, ये विघात आनपूर्वी का विघात है। अतएव दाक्षी इत्यादो माने इस आनपूर्वी विघातकत्व पक्ष में परिभाषा प्रवृत्त होती है। आनपूर्व्या विघातकत्वे यम परिभाषा प्रवर्तते अंगीकारादि दाक्षी इत्यत्र दाक्षी इत्यादो अंग संज्ञा अकारांत प्रकृति प्रत्यय सन्निपात कृता अनया परिभाषा। प्रकृति प्रत्यय सन्निपात कृता अंग संज्ञा कस्य अकारांत, माने दीर्घ अकार ह्रस्व अकारांत दक्ष दक्ष ई। तो प्रकृति प्रत्यय सन्निपाती कृत्य कस्य अंग संज्ञा भवति? अकारांत, ह्रस्व अकार एक मात्रिक अकारांतस्य अंग संज्ञा भवति। हाँ, फिर दाक्षी इत्यादो अंग संज्ञा अकारांत अकारांत प्रकृति प्रत्यय सन्निपात कृता सन्निपात कृता अंग अंग संज्ञा अनया परिभाषया अल्लोपस्य निमित्तं न स्यात् इत्याशंक्य। तो अल्लोपम प्रति कथम निमित्तम भविष्यति? यह ई जो है अल्लोप स्वेच्छा के प्रति कैसे निमित्त होगा? क्योंकि अकारांत सन्निपात विघातकत्व ये स्वेच्छा में बैठा है।
ई प्रत्यय को निमित्त मान करके दक्ष के अकार का लोप करेगा तो अकारांत सन्निपा अंग में अकारांत सन्निपात विघातकत्व बैठा है। जी गुरु जी। अयम लोपः अकारांत सन्निपात विघातक, जी गुरु जी। अतः तम विघातक शास्त्र प्रति ई जो है प्रत्यय निमित्त नहीं बनेगा। जी गुरु जी। आया जी। इसलिए आकार का लोप नहीं होगा। दाक्षी ही कथम सिद्ध्यति जी गुरु जी। इति आशंक्य, जी गुरु जी। ऐसी आशंका किया। जी गुरु जी। फिर फिर आशंक्य अनित्यत्वेन भाष्ये समाहित। फिर अनित्यत्व माने यादृशीम आन पूर्वीम आश्रित्य अंग संज्ञा जी गुरु जी। है कि नहीं। तस्तादृश्या आन पूर्व्या विघातकम शास्त्रम लोक शास्त्रम। इसलिए आन पूर्वी को लेकर के भाष्यकार ने परिभाषा की प्रवृत्ति करके अनित्यत्वाद वारण किया। तो ज्ञान में भी आन पूर्वी विघातकत्व बैठा है। इसका मतलब है कि भाष्य प्रमाण दे रहा है कि आन पूर्वी विघातकत्व में भी परिभाषा लगी। समझ में आया? ये प्रमाण दे। जी गुरु जी। अतः तस्य सन्निपातस्य शब्दोपात्तत्वाग्रहाभावात् हैं? अतः 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 अनित्यत्वेन भाष्ये समाहितम्। अतः तस्य सन्निपातस्य शब्दोपात्तत्व आग्रहाभावात्। हाँ, माने शब्दोपात्तत्व से आग्रह भाव माने कहा इस परिभाषा में जब आनपूर्वी को लेकर के परिभाषा की चर्चा हुई तो सूत्र में उस प्रकार के शब्दों का उपादान करना आग्रह नहीं है। सूत्र में ऐसा उपादान होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अति में इस प्रकार का उपादान नहीं है। उसने कहा कि अकारांतम उपजीव्य या जादृशम शब्दम उपजीव्य, उस प्रकार के शब्द का सूत्र में उपादान हो ऐसा कोई आग्रह नहीं है। हम लक्ष्यस्थ आनपूर्वी को लेकर के भी चर्चा करेंगे। वो आनपूर्वी तादृशी सूत्र में भी उपात्त हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। हम दक्ष आनपूर्वी को लेकर चर्चा करते हैं जिसमें सूत्र में उपादान नहीं है। सूत्र में कोई आनपूर्वी उपादान नहीं है, वहां अकारांत सभी शब्द लिए जाते हैं। बात में कि नहीं। इसलिए वो जिस आनपूर्वी को लेकर के हम परिभाषा का संचार कर रहे हों वो आनपूर्वी लगी हो, सूत्रोपात हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ज्ञान आनपूर्वी नहीं, दक्षान पूर्वी। इसलिए उस आनपूर्वी का उल्लेख होना सूत्र में कोई आग्रह नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। हाँ। अतः तस्य सन्निपातस्य शब्दोपात्तत्व आग्रहा है कि नहीं? भावात्। उस सन्निपात का सूत्र में उपात्त हो ऐसा कोई आग्रह नहीं। जी गुरु जी। कितना है जल्दी करो। थोड़ा गुरु जी। भाष्यकृता तो मादेशे सन्निपात परिभाषया समुद्धि लोपा प्राप्तिया। अब विचार आया। मादेश माने कि अमादेश। ये तो हमने आपको बताया कि अतिजरसम जो प्रयोग बना रहे हो तुम और प्राचीन दोनों, ये दोनों भाष्य विरुद्ध है। बनाओ द्वितीया के और प्रथमा के एक वचन में अतिजरम। अब मां करोगे कि अम करोगे या अब हम बताएंगे। भाष्य में कि नहीं। अम छेद करो कि मां छेद करो। कहा मां छेद जब करोगे तो हे ज्ञान ये प्रयोग ही नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? हे ज्ञान। क्यों नहीं बनेगा? हे ज्ञान सु है, मां ले आए, हे ज्ञान म बन गया। हे ज्ञान म जब बन गया तो आपको लगाओगे एंग ह्रस्वास संबंधे। एगंतात ह्रस्वांतात चांगात हल लुप्यते सच संबुद्धे वयवश्चेत। ह्रस्वांत अंग हो गया ज्ञान, उससे उत्तर हल कौन है? मां। लेकिन वो संबुद्धि का अवयव है, संबुद्धि है, स्वयं संबुद्धि है। हाँ पूरी समझ। और भाष्यकार ने एंग ह्रस्वास संबुद्धि के संबुद्धि का हल में अवयवाभिभाव से अन्वय किया है, अभेदीन अन्वय नहीं किया। बात समझे कि नहीं। एंग ह्रस्वास संबुद्धि में संबुद्ध्याक्षिप्त जो अंग है उस अंग में एंग और ह्रस्व को विशेषण किया, और संबुद्धि की जो षष्ठी थी उसमें जो हल की अनुवृत्ति आती है उस हल में अवयवाभिभावे अन्वय कि ह्रस्वांतात अंगात परः हल लुप्यते किंतु न च सामान्य हल लुप्यते अपितु संबुद्धि अवयवत्व विशिष्ट होना चाहिए। अयं मकारः सामान्य हल वर्तते तत्र संबुद्धि अवयवत्व नास्ति। है क्या व्यपदेशी? क्या व्यपदेशी? व्यपदेशी भाव प्रकृति और प्रत्यय के सन्निधान में कभी होता है? संबुद्धि प्रत्यय है, अब वो यदि प्रकृति का सन्निधान पड़ा जाए तो असहाय है।
बोलो। अरे संबुद्धि एक प्रत्यय है। अब प्रत्यय किसके सहयोग से रहता है? प्रकृति के। तो उसकी ज्ञान प्रकृति बैठी कैसे असहाय? फिर हरिसु में सु भी हो जाएगा, सुबंत जो। जैसे म जो है व्यक्तिशुद्ध भाव से संबुद्धि हो गया, तो हरिसु में सु क्या हो गया? सुबंत हो गया। और पद संज्ञा हो, सात पदार्थ देव सत्य नहीं होगा। नहीं हो। फिर क्यों एंडमेंट बोलते हो बिना समझे बुझे? समझे कि नहीं? पूरे सारे प्रकरण पढ़ा चुके हैं तब भी संदेह बना। ये बात हमने पढ़ाया जी। कि केवल प्रत्यय केवल प्रकृति में कभी भी व्यपदेश भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रत्यय का सहयोगी प्रकृति होती है और प्रकृति का सहयोग प्रत्यय से होता है। उसी के कारण केवल प्रत्यय केवल प्रकृति में व्यपदेश भाव नहीं तो हरिश में स्वयं हो जाए। फिर ये सब तो पढ़ते चले जाए, फिर क्यों कथम पक्ष से? चलिए, हास्यकृता तो आज ही आया है, चले गए थे कहीं हैं? उसको स्मरण करो, विस्मृतम क्या? चलो, हास्यकृता तो मादेशे सन्निपात परिभाषया समझ में आया? जी गुरुजी। भाष्य तो पहले क्या है? संबुद्धि अवयवत्व नहीं है। पहले वो क्या लिखा है भाष्यकृता, जल्दी करो। भाष्यकृता तो म आदेशे सन्निपात परिभाषया संबुद्धि लोप अप्राप्ति भी है कि नहीं? कहा यदि माँ भाष्यकार को भय हो गया, यदि मैं सु को माँ करूंगा तो मुझे संबुद्धि लोप का भय हो जाए, अर्थात संबुद्धि लोप नहीं होगा, अर्थात माँ का लोप नहीं होगा। और जब माँ का लोप नहीं होगा तो मैं जो है कैसे कर पाऊं? अब तुम क्या कह रहे? नहीं, तो फिर क्यों नबन बोलते हो? विचार की बोलो। कह रहा हलन गया, क्या हलन थे वो? नहीं। फिर क्यों ऐसे बोलते हो जैसे कोई दीक्षित बोलता? मैं हलन गया भी आप कह भी रहे और बोल भी रहे। चलो जी संबुद्धि लोपा प्राप्ति भी तो समझ में आया? भाष्यकार को आशंका होगी कि संबुद्धि के लोप का अप्राप्ति हो जाएगी, भय हो गया है कि नहीं? और दीक्षित जी को भय नहीं हुआ कि माँ करने पर भय हो। इतने बड़े आचार्य को भय है कि अरे हे ज्ञान नहीं बने। फिर अम इत्येव छेदम अंगीकृत्य, इसलिए भाष्यकार ने कहा कि अम माँ में जो है संबुद्धि का लोप नहीं होगा, इसलिए अमित छेदम अंगीकृत्य। भाष्यकार ने स्वयं अम का छेद किया और छेद करने के बाद इंग्रस्वात् इत्यत्र वैदिकरणान्वय हलपदानुवृत्ति रूप गौरवम फलमुखत्वात् न दोषावहम इति अनुश्रुतम। हाँ, क्यों? भाष्यकार ने जो संबुद्धि है उसका व्यधिकरण संबंध से हल में अन्वय किया। यद्यपि सामानाधिकरण अन्वय हो सकता है, व्यधिकरण अन्वय अत्यंतम गौरवाय, किंतु फलमुखम गौरवम न दोषाय। ये फलमुख है, मकार का लोप हो रहा है, वास्तव में कि नहीं? और इसीलिए इंग्रस्वात् संबुद्धि सूत्र में संबुद्धियाक्षिप्त अंग का व्यवहितोत्तरत्व संबंध से संबुद्धि में अन्वय नहीं होता है। किसमें अन्वय होता है? हल में अन्वय होता है, क्योंकि संबुद्धि में अन्वय करोगे कतरत नहीं बनता है। तो क्या अन्वय होता है? हल में, और उस हल में संबुद्धि भी जाता है, कोई रास्ता नहीं था। यदि संबुद्धि में उसका अन्वय हो जाता तो सीधे अर्थ होता एगंतात् ह्रस्वात् अंगात् पराया संबुद्धि, है कि नहीं? तो स्वयं वहां पर भाष्यकार ने लिख दिया हे ज्ञानम ये प्रयोग नहीं, हे ज्ञान ये प्रयोग नहीं बने। क्यों? अंगात परा संबुद्धि यही नहीं है। क्यों? वहां क्या हो गया? आमी पूर्वा। यदि पूर्वांतोद भाव किए, परादित भाव किए, उभयतः श्रेणी नाम था, ये सब विचार किया गया तो मकार का लोप नहीं होगा। तो कहा? तो एन यस्य आक्षेपः तस्य तत्रैव अन्वयः इति औत्सर्गिको नियमः तादृशम नियमम परित्यज्य। संबुद्धि आक्षिप्त अंग का संबुद्धि में अन्वय होना चाहिए। इस औत्सर्गिक नियम को छोड़ने का कारण क्या था? कतरत और ये ज्ञान, ये छोड़ने का कारण वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए जो है हल में अन्वय किया और हल में संबुद्धि का अवयवावयभाव। अब मकार में कैसे संबुद्धि अवयवत्व जाएगा? वास्तव में कि नहीं? इसलिए भाष्य विरुद्ध छेद है, समझ में आया? तो इदम अयम छेदः भाष्य विरुद्धः। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए? अम। इसलिए दीक्षित जी ने जो अपने सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम विचार किया है वही विचार औचित्य और भाष्यानुदित विचार, भाष्यानुमोदित वही विचार। बस हो गया। इंग्रस्वात् इत्यत्र
वैदिकनान्वय अल्पदानुवृत्तिपगौतमं फलमुखत्वात् न दोषावमिति है कि नहीं? अनुसृतम्। क्योंकि इसमें हल्की अनुवृत्ति करना पड़ रहा है। वैदिक में अन्वय नहीं, तुम सीधे संबुद्धि में अन्वय करते, एंग अंतात ह्रस्वंतात अंगात परा संबुद्धि। बस यदि हमें संबुद्धि रूप हल लेना होता तो हम सीधे संबुद्धि में अन्वय। लेकिन हम कतरत कैसे बनाते, हम ये ज्ञान कैसे बनाते? तो ये तमाम भयों के कारण भाष्यकार ने हल लाए, उसमें ऐसे वैदिक ने अन्वय किया, इधर से अंगात को ले गए, ये सब किया। तो इसलिए आम का छेद करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं बनेगा। तो इसलिए हे कतरत और कोई कुलेति को ही उदाहरण मानता है। कुछ टीकाकारों ने कहा नपुंसकत्व स्फोरणाय, वो नागेश कहता है नपुंसकत्व स्फोरणाय नहीं, ये ज्ञान की तरह कुलेति है। बात में कि नहीं, वो नपुंसकत्व तो कतरत में स्फुरित ही है। क्या स्फुरित करना है कि नहीं, वो स्वतः स्फुरित है। कुल जो है क्या है, यदि संबुद्धौ अन्वयस्यात्, है कि नहीं, यदि आक्षिप्त पदार्थ संबुद्धौ अन्वयस्यात् तदा कुलेति इत्यत्र रूपम निषिद्धेत। बात में कि नहीं, ये इस बात के लिए कुलेत दिया है, जो ये ज्ञान कह दे रहे हैं, उस कुलेत को वहां लगाया, समझ में कि नहीं। इसलिए अम का छेद करना अनिवार्य है। तिलम थोड़ा परिभाषा अनित्यत्वेन तु न समाहितम तस्य अगति गतित्वात्, क्योंकि परिभाषा अनित्यत्वात्, बात में कि नहीं, अर्थात माँ करो, परिभाषा लगाओ, फिर परिभाषा को अनित्य क्या लिखे, किसमें परिभाषा अनित्यत्वात्? वैदिकनान्वय अल्पदानुवृत्तिपगौतमं फलमुखत्वात् न दोषावमिति अनुसृतम्। वैदिकनान्वय अल्पदानुवृत्तिपगौतमं चलो बोलो, फट से बोलो। फोन उसी का आ रहा है, किसका? जत्र गंतव्य मस्त, एक विवाह में है, दूर है थोड़ा। वैदिकनान्वय अल्पदानुवृत्तिपगौतमं फलमुखत्वात् न दोषावमिति अनुसृतम्। भाष्यकृता परिभाषा अनित्यत्वेन तु न समाहितम्। भाष्यकार ने परिभाषा अनित्यत्वेन समाहित नहीं किया। अभी मादेश करके दीर्घ हो जाए, फिर परिभाषा, आपने परिभाषा को लगा के अनित्य किया, है कि नहीं, फिर दीर्घ विधौ न प्रवर्तते, तो कहा नहीं प्रवर्त। ये सब भाष्यकार ने आश्रय कहीं भी नहीं किया। तस्य अगतिक गतित्वात्, क्यों? परिभाषा का अनित्यत्व वहां के लिए है जहाँ अगतिक गति। यहाँ तो अम छेद से सारी गतियां बैठी हुई, यहाँ अम करने पर दीर्घ प्राप्ति नहीं है। परिभाषा लगाना, उसको वारण करने के लिए उपाय करना, बस में कि नहीं, ये सब अगतिक गति उपाय। किंच तस्य अनित्यत्वे दीर्घापत्तिः। हाँ, किंच तस्य अनित्यत्वे परिभाषाया अनित्यत्वे दीर्घापत्तिः, ज्ञान म इत्यत्र दीर्घापत्तिः, आया कि नहीं। इसलिए अम का छेद जब गति बैठी है तो फिर इस तरह इधर क्या हो जाना, अनेक भाष्य विरोध है। इदमपि तत्रैव भाष्ये ध्वनितम् इत्यलम्। भाष्य पक्षा भाष्यानुमोदिता, माइति पक्षा भाष्य विरुद्धा।